राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव था जिसका नाम भोजपुर था। भोजपुर में एक फौजी रहता था जो पहले फौज में ड्यूटी करता था, तो इसलिए उसे सब गांव वाले फौजी कहते थे। उसका नाम राम सज्जन था। राम सज्जन अपनी पत्नी भागवंती देवी और अपने बच्चों के साथ रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में ही रहने लगा था और उसके पास अच्छी खासी खेत की जमीन थी, इसलिए वह अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करने लगा। उसके 3 बेटा और 2 बेटी थी। लड़कों में राघव, माधव और कृपा थे। लड़कियों में सुरेखा और रेखा थी। भागवंती ने अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राघव और माधव ने पढ़ाई पूरी कर ली थी, पर छोटा बेटा कृपा को पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं थी। जैसे तैसे उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की तो भागवंती देवी रोज कहती थी, जा बेटा पढ़ के आ। तो उसका छोटा बेटा कहता था कि माँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। माँ बेचारी कह कह कर थक हार कर चुप बैठ जाती, लेकिन कृपा बिल्कुल नहीं पढ़ने में मन लगाता था। राम सज्जन की मेहनत से खेती बाड़ी अच्छी फसल दे रही थी। बड़ी बेटी सुरेखा का विवाह नजदीक में ही अच्छे खाते पीते परिवार में कर दिया था। सुरेखा के भी 3 बच्चे थे, पर हायरी किस्मत, सुरेखा की खुशी उससे ज्यादा दिन देखी नहीं गई। सुरेखा का पति सुधीर अपने दोस्त के भाई की शादी में बारात में गया था। शादी के बाद जब बाराती लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में बस ने पलटी मारी और सारे बाराती रोड पर आ गए। वर वधू तो किसी तरह बच गए, कुछ बाराती तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे और कुछ मौत की गोद में सो गए थे। उसमें सुरेखा का पति सुधीर भी था। शादी का उत्सव मातम में बदल गया था। वधू का स्वागत तो किया गया, पर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। गांव वाले जहां तहां कह रहे थे, नई बहू के लक्षण ठीक नहीं है, आते ही बारात को खा गई, आगे भगवान जाने क्या होगा। यह सब सुनकर बेचारी नई बहू रोती रहती थी, पर किसी के पास उसके लिए प्यार के 2 शब्द नहीं थे। राम सज्जन और सुरेखा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। राम सज्जन अपनी बेटी सुरेखा और उसके 3 बच्चों को लेकर अपने घर आ गए थे। राम सज्जन की पत्नी भागवंती देवी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपनी बेटी को बहुत ही दिलासा देती थी, उसे समझाती थी और बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। रेखा भी अपनी माँ और दीदी दोनों का ख्याल रखती थी। इसी बीच फौज की जो भर्ती निकली, राघव उस भर्ती में जो शामिल हो गया और वह नियुक्त भी हो गया। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद वह ट्रेनिंग के लिए चला गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद राघव की पोस्टिंग चीन के बॉर्डर पर लग गई। एक तो फौज की नौकरी, दूसरा देश का बॉर्डर था। अब गांव वाले राम सज्जन से पूछते कि राम सज्जन भैया, बेटे का विवाह कब करोगे? तो राम सज्जन कहते, जल्दी करेंगे भाई, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। राघव के अब रिश्ते आते एक आता दूसरा जाता, ऐसे आना जाना लगा रहता था। अब रेखा भी बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी राम सज्जन लड़का देखना शुरू कर दिए थे कि लड़की शानी हो गई है तो समय से अपने घर चली जाए, उसके हाथ पीले हो जाएं। राम सज्जन के घर जो राघव के रिश्ते वाले आते थे, वे अपनी कन्या के गुणों का बखान करते थे कि हमारी कन्या आपके लिए बहुत ही योग्य है, सुंदर है, सुशील है, कामकाजी है, आपके घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। एक दिन राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से कहा कि सुनो भागवंती, पहले ये बताओ कि किसका विवाह करें, बेटी का या बेटे का? तो भागवंती ने कहा, सुनो जी, पहले हम बहू घर ले आते हैं, उसके बाद बिटिया का ब्याह करेंगे। घर में बहू आ जाएगी तो ठीक रहेगा, और बहू भी गांव की होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू ससुराल में नहीं निभाएगी।
गांव में शादी करना ही ठीक रहेगा। भागवंती की बात मानकर राम सज्जन ने गांव के एक त्रिलोकी सिंह की बेटी श्यामा से राघव की शादी तय कर ली। त्रिलोकी सिंह के 2 लड़के और 1 लड़की श्यामा थी, और इसके अलावा जमीन थी उसके पास खेती की, और ऑयल इंडिया कंपनी में वह चपड़ासी की नौकरी करते थे। उनकी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वैसे भी गांवों में लड़कियों को शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। लड़कियों को सिर्फ घर के काम काज, सिलाई बुनाई और घर संभालना आना चाहिए। इतनी ही जानकारी उनके विवाह के लिए काफी होती थी। राम सज्जन राघव को खबर कर दिए और कहा, बेटा राघव, सुन रहे हो, हम तुम्हारा रिश्ता तय कर दिए हैं और 17 अप्रैल को तिलक है और 7 जून को ब्याह का दिन निकलवा लिया है। तो 15 अप्रैल तक छुट्टी लेकर घर आ जा। राघव के मन में ख्याल आया, पिताजी ने पता नहीं कैसी लड़की देखी होगी, कैसे पूछूं। पहले गांव में लड़के के पसंद को नहीं देखा जाता था। जहां पिताजी शादी तय कर देते थे, लड़का और लड़की की शादी हो जाती थी। यही राघव के साथ भी हुआ था। राम सज्जन पत्नी और बच्चे का ख्याल करते हुए अकेले ही जाकर लड़की देख आए थे। श्यामा तो बस नाम की ही श्यामा थी। देखने में वो गोरी चिट्टी और सुंदर थी। घर आकर राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से लड़की के गुणों को बखान किया। सुनो भागवंती, हमारी बड़ी बहू तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती है, देखने में भी गोरी है। तू जो कह रही थी तो हमने तेरी बात मान ली कि गांव की लड़की से ब्याह करेंगे। अब तू हमारी बात मान के उसको अब तू सब कुछ सिखा देना। राघव 15 अप्रैल से पहले ही घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, माँ, लड़की कैसी है, तू देखने गई थी क्या? भागवंती ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं देखे और तेरे बाबूजी ही देखकर आ गए हैं। उनकी नज़र में लड़की ठीक है। अब ब्याह में दिन ही कितना रह गए हैं। अब शादी के बाद अपने घर में ही आकर देख लेना और उसके बाद उसके गुण भी पता चल जाएंगे। राघव के तिलक के दिन लड़की वालों की तरफ से तिलक करने के लिए लोग आए, तो वे बर्तन, कपड़ा, मिठाई, फल के साथ साथ राघव के लिए घड़ी, अंगूठी और गले की चैन भी लेकर आए थे। इधर राम सज्जन ने लड़की के जो घर वालों का बड़ा अच्छे ढंग से स्वागत किया था। उनकी विदाई भी अच्छे ढंग से की थी। लड़की के लिए कपड़ा, गहना और मिठाई और फल भी दिए थे। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। राम सज्जन ने बारात सजाई। बारात के साथ साथ नाच गाने, बैंड बाजे सब सजे। 2 बस, 5 कार, 2 जीप थी। लड़की के लिए कपड़े, गहने, मिठाई, फल के साथ सूखे मेवे भी थे। और जो कि वहाँ की रौनक थी, बाजे गाजे के साथ बारात चल पड़ी। द्वार पूजा हुआ, कन्या दान हुआ, सिंदूर दान हुआ, मुंह ढकाई की रस्म हुई, समधी मिलन हुई। सारे जो नियमों का पालन वैदिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। राघव के साथ साथ दोनों भाई भी भाभी को देख नहीं पाए थे। सारे रीति रिवाज घूंघट में ही हुए थे। तीसरे दिन सुबह जो बहू की विदाई हुई थी, राम सज्जन बेटा और बहू और बारात को लेकर घर की ओर चल दिए थे। बहू का घर आकर स्वागत हुआ। राम सज्जन के दरवाजे पर बारातियों के बस आकर रुकी और सारे बाराती उतरकर अपने अपने घर चले गए। इतने में ही दरवाजे पर वर वधू की गाड़ी आकर लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। बहू आ गई है, मछली लाओ, दही लाओ, द्वारा लाओ। एक एक करके सारे सामान दरवाजे पर जुटाए गए। परिवार पड़ोसी के लोग भी भागवंती को पकड़कर लाए। पहले बहू को उतारकर उसका जो गृह प्रवेश करो, उसका स्वागत करो। भागवंती ने सुरेखा से कहा, बिटिया, भैया का गठजोड़ा जोड़ दे। सुरेखा माँ की बात मानकर जा ही रही थी कि परिवार वालों ने खुलकर कहा, क्यों सुरेखा की माँ, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि विधवा गांठ नहीं जोड़ती? तू पागल है जो सुरेखा से तू कह रही है?
सुरेखा इतना सुनकर जो घर के अंदर भागकर चली गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। फिर झटपट माँ और भाई ने खुशी के लिए जो उसकी आंखें पोंछ ली उसने कि भाई मेरे माँ और भाई को बुरा न लगे, शुभ घड़ी है। भागवंती ने भी पहले मछली श्यामा को पकड़ाई, फिर उसके बाद चुमावन और मांग बहोरी और आदि जो परिवार वाले थे उनके एक एक करके सारे रीति रिवाज किए। बहू के माथे पर दही रखकर एक एक करके द्वारा में डलवाते कुल देवी की पूजा में लेकर गए। कुल देवी की पूजा के बाद मुंह दिखाई शुरू हुई। एक एक करके मुंह देखते गए और बहू के हाथ में नेग रखते गए। सारा दिन इसी में बीत गया। भागवंती ने सोचा कि बहू को मुंह दिखाई में क्या दें। उसके पास सास का दिया हुआ सोने की हंसली थी। सोचा था कि उसको तुड़वाकर तीनों बहुओं और रेखा के गहने बनवा दूंगी, और इसके लिए उसको समय ही नहीं मिला। समय को देखते हुए श्यामा को हंसली देना ही पड़ा। थोड़े दिन बाद बहू से लेकर उसने सोचा तीनों बहुओं की मुंह दिखाई और रेखा की चैन बनवा लेगी। भागवंती बहुत ही नेक और सीधी महिला थी। कोई दरवाजे पर आ जाए तो बिना खाना खिलाए नहीं भेजती थी। दान पुण्य करने में भी आगे थी। भिखारी साधु फकीर बिना दान लिए नहीं जाते थे। सारे तीज त्योहार करती थी। जितने गरीब तबके के लोग थे उनको अनाज, दाल, मीठा, सरसों का तेल और सब्जी देती थी। हर किसी की मदद भी करती थी। राघव सुहागरात के दिन श्यामा को देखा तो श्यामा की सुंदरता पर वह मोहित हो गया। वह 2 महीने की छुट्टी में ही घर आया था, जो 10 दिन बाद खत्म होने वाली थी। भागवंती ने सोचा राघव के जाने से पहले ही नई बहू से रसोई वाली जो रस्म करवा लेती हूँ, वह भी उसके हाथ का खाना खाकर चला जाएगा। श्यामा ने रसोई बनाने वाले दिन ही नई साड़ी पहनी और दोनों ननदों के साथ चौके में पहुंच गई। खाना तो दोनों नंदें बना रही थी। श्यामा ने तो खाली खीर पकाई थी। सब लोगों ने बहू को नेक दिया। 15 जून को राघव नौकरी पर चला गया। श्यामा का रंग गोरा था, पर बुद्धि विचार दोनों ही काले थे। दोनों ननदें उसे बुरी लगती थी। सास भी उसे पसंद नहीं थी। धीरे धीरे श्यामा ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। श्यामा ने भागवंती से कहा, माँ जी, जो इधर उधर भागते रहती हो, कल से तुम जो काम पर नहीं करना। भागवंती खुश हुई। चलो बहू तो अच्छी है, जो कहती है कि इधर उधर तुम काम मत करो, अपने आप संभाल लेगी, बड़ी समझदार बहू है। भागवंती के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे वो रेखा की शादी के लिए उसने रख रखे थे। वो सब श्यामा ने ले लिए। भागवंती से घर का मालिकाना चाबी लेते हुए श्यामा कहने लगी, माँ जी, आज से आप ये सारे काम हम सब करेंगे, सब छोड़ दो आप बस खाली भजन पूजा करो। कुछ दिन तो श्यामा ठीक रही। उसके बाद उसने दान पुण्य बंद किया, त्योहारों का दान भी बंद कर दिया। परिवार वाले भागवंती से कहने जाते तो वह खड़ी होकर बोलना शुरू कर देती कि यह हमारी जो घर की बात है, हमारे घर में आग में घी डालने का काम मत करो। इनका बोलने से तो कुछ नहीं होगा। अब तो यह घर हमारा है, हम अपने तरीके से चलाएंगे। भागवंती भी परिवार वालों से सुनती तो उसे बुरा लगता, पर क्या करें, बहू को डांटती तो क्या गारंटी है बहू उसकी बात सुनेगी। लोग जो सास बहू की तू मैं सुनेंगे तो जग हंसाई होगी। भागवंती धीरे धीरे उसने जो चुप्पी धारण कर ली। श्यामा का गुस्सा और सनक बढ़ते बढ़ते हद से पार हो गया। जो ससुर का खाना गरम गरम दरवाजे पर जाता था वह भी बंद कर दिया। राम सज्जन पूछने आए तो उसने कहा, बाबूजी, अब आप 10 बजे खाते हैं तो यह हमसे नहीं होगा, जब भेजें तब खा लो, अगर ना खाओ तो हम जो रात भर तो जागेंगे नहीं। राम सज्जन को बहुत पछतावा हुआ। कहाँ हम लक्ष्मी लेने गए थे और कहाँ यह जो डंकनी उठा कर ले आए। रेखा से वह घर का सारा काम कराती और कहती, काम सीखना है तुझको, ससुराल जाके क्या करेगी, लोग तो यही कहेंगे ना, माँ बाप और भाभी ने कोई काम नहीं सिखाया। यह सब देखकर राम सज्जन जी कुछ बोलते तो उनको गाली देने लगती थी। अब तो यह रोज का
जो काम हो गया था। इस बार छुट्टी में राघव घर आया तो वह चुप लगा गई। माँ बेटा से नहीं बोली। वह पत्नी को डांटेगा तो जग हंसाई होगी, इसलिए उसकी माँ भागवंती ने कुछ नहीं कहा। भागवंती को जो भी खाना मिलता बेचारी खा लेती थी, बासी मिलता तो भी खा लेती। इसी बीच रेखा की शादी भी जो तय हो गई थी। श्यामा की करतूतों के साथ रेखा की शादी तय कर दी जल्दी कि बेटी अपने घर की हो जाए, तो इसका पता नहीं है ये क्या क्या बवंडर रचती रहेगी। अब धीरे धीरे रेखा के विवाह के दिन नजदीक आ रहे थे। भागवंती ने सोचा यही अवसर है, बहू से हंसली मांग ली जाए और उसे तुड़वाकर 4 जेवर बनवाकर बहुओं को और एक रेखा को दे दूंगी। भागवंती ने बहू को बुलाया और कहा, बिटिया जो हंसली मैंने तुझे मुंह दिखाई में दी थी उसे जरा लेकर आ, जरूरत आ गई है और वह तू हमको दे दे। यह सुनते ही श्यामा गुस्से में बोल पड़ी, वाह माँ जी वाह, रिवाज में मुंह दिखाई दे दी और हमसे छीन रही हो। अरे ये कैसी जरूरत आ गई है, जो वो तुम्हें चाहिए हम नहीं देंगे, कोई दूसरा उपाय करो। थक हार कर भागवंती को चुप होना पड़ा। श्यामा ने हंसली नहीं दी। भागवंती ने बेटी की शादी में चुप रहने के लिए कही तो श्यामा ने धमकी दी, ज्यादा कुछ किया तो हम अपने पीहर चले जाएंगे। राघव और माधव ने मिलकर शादी की तैयारी करने लगे। इधर सुरेखा के बच्चे छोटे थे, भूख लगते तो मामी से खाना मांगने जाते तो श्यामा उन्हें दुत्कार देती थी और कहती, जिंदगी भर कि हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, बाबूजी तो यही काम करेंगे, धर्मशाला थोड़ी चलानी है हमें। बच्चों ने रोते हुए अपनी माँ को बताया तो सुरेखा को बहुत दुख हुआ। सुरेखा ने सोचा कि रेखा की शादी के बाद वह अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल चली जाएगी, माधव या बाबूजी कोई भी छोड़कर आ जाएगा। भागवंती ने रेखा को अपने कान की बाली और अंगूठी जो दे दी थी। राघव माधव के साथ बाजार जा रहा था शादी की खरीदारी करने, तो श्यामा बोली, इतना फालतू पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। राघव ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, रेखा हमारी बहन है और यह हमारी जिम्मेदारी है। और तो वह कहने लगी, तो हम भी तो रेखा की भाभी हैं, तुम क्या जानो, रेखा और सुरेखा तो नंदे हैं, खा पी कर बांध के गठड़ी अपनी ससुराल चली जाएंगी। यह सुनकर राघव गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। घर के बाहर माधव और कृपा ने अपने बड़े भैया को समझाया, भैया अभी जो घर में यह सब शोभा नहीं देता, अभी विवाह है, जग को मत हंसाओ, भाभी की बुद्धि आज से नहीं, यह तो पुरानी हो गई है। माँ और बाबूजी कुछ दिन से यह सब देखते आ रहे हैं। राघव श्यामा से नाराज था और चुप रहकर वह तैयारी करने लगा। राम सज्जन ने अनाज की बिक्री के पैसे, बैंक लोन के पैसे से शादी का इंतजाम किया। कपड़ा, जेवर, दुपहिया वाहन, बर्तन, मिठाई, फल, सब कुछ तिलक की तैयारी की। रेखा का तिलक बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। तिलक के 10 दिन बाद ही बारात आने वाली थी। इसी बीच शादी की तैयारी करनी थी। 2-4 दिन रेखा के शादी में आने वाले रिश्तेदार आने लगे थे, उनके रहने और खाने का इंतजाम करना था। राघव और माधव भी श्यामा का डेली का बोलना सुन रहे थे, इतने लोगों के खाना बनाना हमसे नहीं होगा। श्यामा रिश्तेदारों के सामने ही बोलती रहती। राघव ने रिश्तेदारों के खाने पीने के इंतजाम के लिए एक हलवाई रख दिया। राघव के रिश्तेदारों के सामने जाने में उसे अब शर्म आती थी। सोचता, भगवान ने कैसी पत्नी दी है, जैसे सोने के कलश में जहर भरा हो। घर की प्रतिष्ठा का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सुरेखा भी बहन की शादी में ही जी जान से मेहनत करती और अपनी माँ की मदद करती थी। देखते ही देखते ब्याह के दिन आ गए। दरवाजे पर बारात आने लगी। थोड़ी देर बाद द्वार पूजा शुरू हो गई। रेखा का वर महेश बहुत ही सुंदर था। कन्यादान के समय रेखा को साड़ी और माँ की बाली और अंगूठी पहनाकर मंडप ले जाने लगी। तभी श्यामा दौड़कर रेखा की अंगूठी और बाली निकालने लगी। भागवंती ने उसका हाथ पकड़कर बोली, ये तुम्हारे गहने नहीं है बहू, ये हमारे गहने हैं और हमने जो अपनी बेटी को दिए हैं। इतना सुनते ही श्यामा ने गाली देना शुरू कर दिया। राघव एक कमरे में उसको बंद कर दिया। जो भी रिश्तेदार उसकी आवाज सुनते कहते, हल्ला क्यों कर रही है,
तो राघव सबसे कहता है उसका ना दिमाग खराब है, डॉक्टर की दवा चल रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए, रेखा की शादी को देखिए। सब विधि करते हुए विदाई का समय आ गया। राघव कमरा खोलते हुए कहने लगा, रेखा जा रही है, उससे मिल लो। श्यामा बोली, हम नहीं जाएंगे रेखा से मिलने, रेखा से हमारा कोई मतलब नहीं है। रेखा अपनी माँ और दीदी से मिलते हुए रोते हुए जा रही थी। भाभी श्यामा के पास सब बातें भुलाकर गई तो श्यामा ने उसे धक्का दे दिया। कृपा ने अपनी बहन को रोते हुए संभाल लिया और उसे डोली में बिठा दिया और महेश जी से कहा कि अपने बहनोई से, बहन मेरी बहुत भोली है, इसका ख्याल रखना। रेखा के ससुराल वाले वधू और बरातियों के साथ विदा हो गए। रेखा के जाने के बाद घर सूना हो गया था। सुरेखा भी बच्चों को लेकर माधव के साथ ससुराल चली गई। राघव की पोस्टिंग जो दूसरी जगह हमीरपुर हो गई थी, वहां सरकारी घर भी मिला था सैनिक छावनी में, पर श्यामा के व्यवहार के चलते वह उसे वहां लेकर नहीं गया। घर पर ही माँ, बाबूजी, माधव और कृपा ही थे, उनके ही पास थी। भागवंती की दयनीय अवस्था हो गई थी। जब नहा धोकर पूजा पाठ करके घर आती तो उसके आगे बासी खाना रख दिया जाता। जिस घर में दूध दही की बाहर थी तो परिवार वालों को बचा कुचा खाना दिया जाता, बाकी बाहर के लोगों को फ्री में दे देती थी। सब कुछ देखते हुए भागवंती चुप रहती थी। इसी बीच माधव शिक्षक के रूप में जो नौकरी लग गया था। राघव और माधव दोनों मिलकर अपने पिताजी की मदद करते थे। जहां तहां से माधव के लिए भी अब रिश्ते आने शुरू हो गए थे। एक दिन राम सज्जन ने माधव से पूछा, बेटा यह शादी में तो हम ठगे गए, और तेरे विचार कैसे हैं तेरी शादी के लिए? हम कोशिश करें कि तेरी पसंद के अनुसार ही तेरा रिश्ता हो। माधव ने कहा, पिताजी मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं है, अगर पढ़ी लिखी बहू रही तो बहुत अच्छी रहेगी, घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी। जो भी रिश्ता करो ब्याह पास ना होवे, कम से कम उसके बीए पास तो होनी चाहिए, ताकि वो जो पैसे न लगाएं ब्याह में। हमें मांग जांच कुछ नहीं चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अगर नौकरी करे तो कर ले। अब राम सज्जन के मन में एक ख्याल आया, माधव के लिए लड़की देखी, उन्होंने बीए पास हो। इतना जगह माधव के रिश्ते उन्होंने देखे, आखिरकार एक जगह माधव का रिश्ता तय हो गया। जो लड़की थी वह रामायण सिंह की बेटी से। रामायण सिंह सह परिवार जो शहर में रहते थे, वहीं उनका रोजगार था। 2 बेटा 1 बेटी थे। बेटी का नाम कविता था। कविता भी कॉलेज में पढ़ रही थी, बीए थी। रामायण की लड़की से माधव का विवाह तय हो गया। श्यामा ने जब सुना कि माधव की पत्नी पढ़ी लिखी आ रही है तो उसके मन में तो और ज्यादा जलन हो गई। परिवार के लोग श्यामा के कान भरते कि देख बहू, माधव के जो बहू की चलने मत देना, तू अपना हक मत छोड़ना, क्योंकि घर परिवार पड़ोसी तो भड़काने वाले होते ही हैं। माधव की शादी 2 जून की थी। बारात को लेकर जाना था। सारे बाराती तैयार होकर बस में सवार हुए और बस चल पड़ी। और वहाँ रामायण जी और उनके बेटे ने बहुत ही अच्छे ढंग से बारात का स्वागत किया। दान दहेज के साथ रामायण जी ने अपनी बेटी कविता की विदाई की। ससुराल आने के बाद भागवंती ने लोकाचार के नियमों का पालन करते हुए कविता का स्वागत किया। रेखा और सुरेखा भी बहुत खुश थीं कि उनकी भाभी पढ़ी लिखी आई है। कविता को 2 ही दिन में पता चल गया कि घर में उनकी जेठानी की चलती है। सास और ससुर उनकी जो दया पर पलते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद माधव अपनी नौकरी पर चला गया। नई बहू को माँ पिताजी के सहारे छोड़कर चला गया था। सुरेखा और रेखा को भी नई भाभी सखी के जैसे लगती थी। कहीं भी नई भाभी को पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं था। 5 दिन के बाद बहू की रसोई का नेक था। उसके बाद खाना बनाने की जिम्मेदारी नई बहू को दे दी गई। श्यामा ने उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी थी। कविता तो शहर में रही थी, कभी उपले और लकड़ी में खाना नहीं बनाया था, और यहाँ जेठानी गीली कप लकड़ी और गीले उपले जलावन के लिए देती थी।
कविता को जो भी काम दिया जाता वह करती। थोड़ा समय लगता पर कच्ची जली पिटी रोटी बना देती जैसी भी बनती, और माँ बाबूजी जेठानी और देवर को खाना खिलाकर खुद खाती। राम सज्जन और भागवंती बहू से बहुत खुश थे। यह सब देखकर श्यामा ससुर को लगाकर कविता को गाली देती थी। इसी बीच राघव घर आया तो फौज में बहाली निकली थी। वह कृपा को अपने साथ ले गया। वहां उसे तैयारी करवाकर फौज में नौकरी दिलवा दी। तीनों भाई आपस में सलाह से रहते थे। कोई भी काम होता तीनों भाई मिलकर करते। उनकी खुशी देखकर पट्टीदार लोग जलते और श्यामा को भड़काते। इसी बीच श्यामा 2 बेटा और 1 बेटी की मां बन गई। इस बार माधव नौकरी से घर छुट्टी पर आया तो वह घर आता और चला जाता था। राम सज्जन जो माधव से बोले, बेटा तू छोटी बहू को ले जा। माधव बोला, बाबूजी अगर माँ हमारे साथ चलेगी तो ठीक है। तो राम सज्जन बोले, बेटा माँ जाना चाहे तो ले जा, हम घर देख लेंगे। कविता और माँ को लेकर माधव गोरखपुर आ गया। कविता और भागवंती माँ बेटी की जैसे रहती थी। कोई भी उनको जो सास बहू नहीं समझता था, सब यही समझते कि माँ बेटी है। कविता खाना से लेकर पहनने तक माँ की पसंद का ख्याल रखती थी। कुछ दिन के बाद कविता बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसे गांव आना पड़ा। उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके जन्म के उत्सव में राम सज्जन ने सारे गांव को भोज का जो न्योता दिया। श्यामा माधव के बच्चे से खुश नहीं थी। उसे अपना ही बच्चा प्यारा लगता था। नामकरण में माधव के बच्चे का नाम वैभव पड़ा। कविता तो श्यामा के विपरीत थी। उसकी नज़र में परिवार मायने रखता था। श्यामा बड़ी होने के कारण कविता को परेशान करती थी, मानसिक यातनाएं हमेशा देती। कविता माता पिता के संस्कार और ससुर की प्रतिष्ठा को देखकर चुप रहती। इससे श्यामा को बढ़ावा मिलता। कभी कभी कविता को भूखे पेट सो जाना पड़ता। किसी को कानों कान पता नहीं चलता। मानसिक यातनाएं सहते सहते जो बिना बात के पति से डांट खाते हुए कविता डिप्रेशन का शिकार हो गई। भागवंती भी कविता के कष्ट को देखती और माधव के बच्चे का तिरस्कार भी देखती। भागवंती से देखा नहीं जाता। छुट्टी में जब माधव घर आया तो भागवंती ने कहा, बेटा बहुरिया और लल्ला को ले जा, और यह बीमार पड़ गई है। यहाँ पर गांव में इतनी सुविधाएं नहीं है। कविता ने भी कहा, माँ तुम चलो तभी हम जाएंगे। माधव अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर फिर से गोरखपुर चला आया। यहाँ आने के बाद बहू और भागवंती ने चैन की सांस ली। राम सज्जन राघव के बेटे राम और श्याम को प्राइवेट स्कूल में उसने जो नाम लिखवा दिए थे, उनका खर्च भी राम सज्जन ही देखते थे। एक स्कूल में राघव की बेटी का नाम भी लिखवा दिए थे। उधर तीनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही सुंदर मकान बना लिया। खेती बाड़ी की उपज से घर अच्छे से चल जाता था। हर साल खेती से 70-80 हजार सालाना आमदनी हो जाती थी। समय का फेर कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक राम सज्जन को बुखार हुआ। दोनों बेटियां घर आई हुई थी, बेटा तीनों बाहर ही थे। अचानक रात में राम सज्जन की हालत बिगड़ गई। अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग, राघव घर का बड़ा बेटा था, राम से बाबा की आग दिलाई और तीनों बेटों को खबर किया। भागवंती भी माधव के पास गोरखपुर में थी। माधव और कविता ने उनको नहीं बताया, चुपचाप उनको लेकर गांव आ गए। भागवंती जब घर आई तो देखा दरवाजा शांत है। उन्होंने बच्चों से पूछा, बाबा नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? बच्चों ने सबने कहा, बाबा नहीं है, भगवान के पास चले गए। भागवंती यह सुनते ही सीढ़ी पर से गिरकर बेहोश हो गई। सुई और दवा से शारीरिक चोट तो ठीक हो गई, पर भागवंती सदमे में चली गई। एक तरह से वह जिंदा लाश में बदल गई। वह हर किसी को पहचान नहीं पाती थी। काम क्रिया खत्म करने के बाद तीनों भाई नौकरी पर चले गए। सारा खेत बटाइयों पर दे दिया गया। इसी तरह से तीनों भाई बारी बारी से घर आते और घर की देखभाल करते। कविता भी गोरखपुर आ गई थी। कविता को दूसरा बच्चा होने वाला था।
माँ मन और शरीर दोनों से लाचार थी। इस अवस्था में कविता की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए कविता को मजबूरन होकर पिता के घर जाना पड़ा। वहां उसने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। प्यार से उसका नाम जया रखा। जया सुंदर थी और तेज भी। माधव जब दोनों बच्चों को अपने नाना के घर से लेकर आया तो जया पानी छलकाते हुए पापा के लिए पानी लाती और कहती, पापा पापा पानी पी लो। माधव उसे प्यार से उठाकर गले से लगा लेता। राघव और माधव ने सोचा, पिताजी तो नहीं रहे, कृपा की शादी कर दें तो माँ शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर के कहे अनुसार ही इन लोगों का सोच था कि कृपा की शादी बगल के गांव में जो ये कर दिए। कृपा की पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और कृपा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। कृपा के दोस्तों ने उसे पढ़ाया कि तुम्हारी बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी है तो तुम्हें इज्जत नहीं देगी, इसके विपरीत है तुम्हारी बीवी। इसलिए वह खुश मिजाज और मेहनती महिला थी। उसका नाम मधु था, लेकिन श्यामा भी उससे बहुत जलती थी। उसने मधु को कहा, हमारी सास का माँ जो दिमाग खराब है वह अच्छी रहती है तो मैं उनकी देखभाल करती हूँ, तू भी उनको मत देखो, सिर्फ खाना बना कर दे दो। मधु उसकी बातों में आ गई। उसने वैसा ही किया। भागवंती रोती पर कहे तो किससे कहे, बड़ा बेटा राघव आता तो सब सामान माँ के लिए भी लाता था। श्यामा उन्हें नहीं देती थी। माधव भी घर में सामान रख जाता, वह भी भागवंती को नहीं मिलता। मधु को कभी कभी दुख लगता, पर श्यामा की हुकूमत के आगे वह भी मजबूर थी। मधु ने 2 बेटियों को जन्म दिया। लड़के की आस देखते देखते मधु के तीसरी बेटी भी आ गई। कुछ दिन बाद मधु के पैर फिर से भारी हो गए। उसने सोचा शायद इस बार लड़का हो जाए तो मेरा भी वंश चल जाएगा। मधु का सपना धरा का धरा रह गया। बच्चे को जन्म दिया तो चौथी भी लड़की ही थी। मधु इतना ज्यादा कमजोर हो गई कि झेल नहीं पाई और पहले बच्ची और 8 दिन बाद मधु संसार को अलविदा कह गई। उसकी तीनों बच्ची अब बिना माँ की हो गई थी। बड़ी बेटी बिंदु 8 साल की, सिंधु 5 साल की और नीलू 3 साल की थी। पत्नी के गुजरने के बाद कृपा टूट सा गया। श्यामा को उन पर थोड़ा तरस आ गया, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ भी था। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। राघव भी फौज से अवकाश लेने के बाद घर आ गया था। उनके भी दोनों लड़के पढ़ लिख गए थे। बेटी को भी अच्छे घर में शादी कर दिए। बेटी ज्यादा पढ़ तो नहीं पाई थी, पर काम चला लेती थी। राघव को भाई के बच्चों से ज्यादा प्रेम था। वह हर पल उनकी खुशी का ख्याल रखता था। भागवंती के देहांत के बाद कृपा और भी ज्यादा जो टूट गया था। माँ और मधु का बिछड़ना कृपा के लिए कष्टदायक हो गया था। कृपा सारा दिन घर के बाहर रहता। घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सारे बच्चे नाबालिग थे। बड़ी माँ की गलत शिक्षा देने की वजह से बच्चे सब कृपा के विपरीत हो गए। इधर कुछ दिनों से कृपा बीमार रहता था। बुखार और भूख लगना तो जैसे उसे बंदी हो गया था। दिनों दिन कमजोर होता गया। कृपा फोन के जरिए माधव से कहने लगा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। माधव ने कहा, अभी मेरा वेतन बंद है, किसी से कुछ पैसे लेकर चले जाओ और डॉक्टर को दिखा लो, मेरा वेतन आ जाएगा तो मैं भेज दूंगा। कृपा ने धान बेचकर 7,000 रुपया लिया और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है और खतरनाक भी है, दवा चलाते रहोगे तो शायद कुछ दिन बच जाओगे। कृपा सोच में पड़ गया। वहां से आने के बाद वह नौकरी पर चला गया। 7,000 रुपया जो धान बेचकर डॉक्टर को दिखाने गया था, उस पर श्यामा ने घर में खूब हंगामा खड़ा किया। राघव ने भी खरी खोटी कृपा को सुनाई। राघव श्यामा के सब बातों से अनजान था। वहां जाने के कुछ दिन बाद कृपा को डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ी। उसने आर्मी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। वहां डॉक्टरों की टीम ने अंत में मेडिकल बोर्ड ने काम से अनफिट कर दिया और रिटायरमेंट की कागज पकड़ा दी। घर आने के बाद अपने पेंशन के पैसे से दवा का इंतजाम करता था। इस पर भी श्यामा की उद्दंडता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंत में कृपा बिस्तर पकड़ लिया। सुरेखा का बेटा सुबोध
छोटे मामा कृपा को बनारस के अस्पताल में भर्ती करवाया। उसने बड़े मामा और राघव मामा को खबर कर दी। मामा गोरखपुर से बनारस आ गया। वहीं उसका भाई कृपा अस्पताल में भर्ती था। उसने भाई की सेवा की। डॉक्टर ने माधव को बता दिया कि हेपेटाइटिस बी के लास्ट स्टेज में है, कभी भी जा सकते हैं। माधव की भाभी के व्यवहार से परिचित था। वह जान गया कि भाभी ने भैया के कान में कृपा के लिए जहर उगली है। उसने फोन करके बड़े भैया को सच्चाई बताई और कहा, भैया अंतिम समय में भाई से मिल लो। माधव खबर पाते ही राघव जो दौड़ा दौड़ा बनारस गया कि माधव की जैसी उसे खबर मिली थी। बड़े भाई के आने के 3 घंटा बाद कृपा ने माधव को बुलाया और कहा, भैया हम तो जा रहे हैं, आज से हमारे बच्चे सबके माई बाबूजी तुम ही हो। यह कहते हुए कृपा ने संसार से विदा हो गया। दोनों भाई रो रहे थे। राघव को बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपनी पत्नी के कारण ही भाई को जलील किया। उसने मेरे परिवार को नरक बना दिया है, वह कहने लगा। घर आने के बाद जो श्यामा को उसने जो अपनी पत्नी को जलील किया राघव ने, उसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। कृपा के दाह संस्कार के बाद दोनों भाई बच्चों का ख्याल रखते थे। माधव बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हर महीना भेज देता था। राघव कपड़ा और उनकी खुशी का ख्याल रखता था। दोनों भाई आपस में मिलकर कोई काम करते। माधव ने राघव से कहा, भैया आज हम सोच रहे हैं कि बैंक से लोन लेके अपना साझा खाता जो खोल दें। दहेज के लिए पैसा तो उसी में जोड़ेंगे। उस समय पैसा कहाँ से लाएंगे? एक शिक्षक की नौकरी में से एक बार इतना संभव नहीं होता। राघव ने कहा, ठीक कह रहे हो। तो माधव बैंक से 5 लाख लोन लेकर दोनों भाइयों ने साझे खाते में रख दिया। हर महीना अपना वेतन से लोन के पैसे चुकाने लगे। माधव का बड़ा बेटा राम MBA करके प्राइवेट इस संस्थान में नौकरी करने लगा। उसकी पढ़ाई भी शैक्षणिक लोन के आधार पर ही शुरू हुई थी, जो नौकरी होने के बाद देनी थी। नौकरी होने के बाद थोड़े दिन तो राम शैक्षिक लोन का भुगतान करता रहा। इसी बीच उसकी शादी पढ़ी लिखी लड़की सुधा से तय हो गई। राम की शादी सुधा से हो गई। शादी में बड़ा उत्सव मनाया गया। पढ़ी लिखी और नौकरी वाली बहू घर में आ गई थी। उसके आने से 3 महीने बाद राम बोला, इस महीना देर हो गया है, मैं बैंक जा रहा हूँ शैक्षणिक लोन का भुगतान करने के लिए। इसी बात पर राम की पत्नी सुधा बोली, मेरे पिताजी ने भी शैक्षणिक लोन लिए थे। टाइम खत्म होने के बाद एक दरख्वास्त देना पड़ा था कि हम लोन नहीं चुका सकते। टाइम खत्म होने के बाद 1.5 लाख ही देना पड़ा और सारे पैसे माफ हो गए। आप भी ऐसा ही कीजिए। राम कुछ कहता उससे पहले ही श्यामा बोल पड़ी, बहू सही बात कह रही है, और तेरा पैसा कटता है तो वह बच जाएगा, तू दूसरे काम में लगाना। और नीतू भी जो अपनी माँ का समर्थन करके बोली कि जो राम की बड़ी बहन थी। धीरे धीरे लोन अब वह बढ़ता गया। जब भी राघव पूछते, राम तू लोन चुकाया आया, तो राम तो बाद में बोलता, श्यामा और सुधा और नीतू मिलकर राघव का मुंह बंद कर देते। श्यामा बोलती, देते हैं और पीछे हाथ धो के मत पड़ना। राघव चुप रह जाता। इसी तरह 3 साल बीत गए। ब्याज का रकम बढ़ते बढ़ते 5 लाख से ऊपर हो गया। बैंक और कोर्ट से राघव के हाथ में नोटिस आया, अगर आप रकम नहीं देंगे तो आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा और खेती की जमीन से वसूल कर लिया जाएगा। राघव ही इस लोन का गारंटर था। उस समय माधव की पत्नी कविता भी घर आई हुई थी। उसने कहा, भैया जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा। राघव का गुस्सा आपे से बाहर था। उसने राम और श्यामा को खूब खरी खोटी सुनाई। बेवकूफ, एक बार भी हमसे कहते कि लोन नहीं दिए तो हम अपनी पेंशन से 10,000 रुपया हर महीना बैंक में दे के कर्जा चुका देते। अब तो हम ना घर के रहे और ना घाट के। माधव भाई के साथ जो साझा अकाउंट में 5 लाख रुपए बिंदु की शादी के लिए रखा था, वह पूरा पैसा बैंक लोन ने काट लिया। थोड़ा जो बच गया वह अगली किस्त में देने का नोटिस दिया गया। इसी बीच राघव का छोटा बेटा श्याम भी
की भी जो शादी हो गई। यह लड़की बीएससी पास थी, प्रिया नाम था उसका, डिग्री थी पर नॉलेज नहीं थी। दोनों बहू आने के बाद श्यामा जो व्यवहार अपनी देवरानी कविता के साथ करती थी, वही व्यवहार उसने अपनी बहुओं पर भी लागू कर दिया। बड़ी बहू सुधा बोलती तो कुछ नहीं थी, पर सास को वो पसंद नहीं करती थी। वह घर से नौकरी करने के लिए बाहर चली जाती। प्रिया बेचारी क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। उसे तानों के अलावा खाने पीने पर भी पाबंदी, साबुन सरफ पर भी पाबंदी, हर चीज हिसाब से मिलता। तो प्रिया मन से कमजोर नहीं थी। उसने समझ लिया कि मैं दबती चली जाऊंगी तो ये लोग मुझे दबाते ही चले जाएंगे। उसने झट श्यामा का मुकाबला करना शुरू कर दिया। श्यामा एक सुनाती तो प्रिया उसे चार सुनाती। कभी कभी कहें वे वाक्य ही सत्य हो जाते हैं, जैसे को तैसा मिला। इसी बीच राम एक लड़के का पिता और श्याम एक प्यारी सी बिटिया का पिता बन गया। राघव ने घर वाले का जो दुख से प्रेशर की जो दवा खा रहा था, तो उसने दवा खाना बंद कर दिया कि घर में कलेश बढ़ता ही जाता है। एक दिन ब्लड प्रेशर की वजह से राघव को पैरालिसिस का अटैक हो गया। जान तो किसी तरह बच गई, पर ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया। इस तरह से वह खाट में ही जो लेट गया और खाट का ही मेहमान बन गया। भाई माधव और छोटे भाई कृपा की बेटी बिंदु और सिंधु ने बड़े पिताजी की सेवा की। बेटा राम और पत्नी श्यामा ने एक तरह से किनारा ही कर लिया था। छोटा बेटा श्याम और बहू प्रिया ने ससुर के दुख के क्षणों में साथ दिया। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल झेलते झेलते राघव भी इस दुनिया से विदा कर गया। राघव के जाने का जो श्यामा को कोई मलाल नहीं था। पूरे घर की जिम्मेदारी निभाने वाला इकलौता माधव ही था। एक शिक्षक की नौकरी, 4 बच्चियों और एक बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ उसी के जिम्मे था। वह भी ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। माधव की पत्नी कविता माधव के काम में कभी दखल नहीं देती थी। कभी भी उसकी पत्नी और बच्चे जो कुछ नहीं कहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे एक संपन्न परिवार की तरह खुशहाल जिंदगी तो नहीं जी पाए। घर और परिवार को देखते हुए हमेशा माधव आर्थिक तंगी से परेशान रहा। क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था। कभी कभी माधव को पूरा रात जागते जागते बीत जाती। राम और श्याम अपने चाचा का क्या सहारा बनते। वे लोग हमेशा रोते ही रहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं बचते। माधव हर महीना बच्चियों की पढ़ाई और घर का खुद का खर्चा के लिए 15,000 महीना भेजता था और इसका कोई भी महत्व नहीं था। श्यामा हर किसी से कहती कि ये तो खेत की उपज खाए हैं और हमारा बड़ा बेटा ही सब बच्चियों का खर्चा भेज देता है। माधव कहता किससे, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा, एक तो खर्चा भी कर रहा था, ऊपर से भाभी उसे बदनाम कर रही थी। अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधती कि मेरा बेटा ही उन बिना माँ बाप की बच्चियों की देखभाल करता है। माधव कहता किससे, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात थी। अब विंदु बड़ी हो गई थी। माधव ने विंदु के लिए वर देखने लगा था। जहां भी जाता तो कुछ लोग इससे घबरा जाते, लड़की के माता पिताजी नहीं है, कुछ सोचते दान दहेज नहीं मिलेगा। समाज का सोच का दृष्टिकोण सही नहीं था। माधव छुट्टी लेकर घर आता और वर की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता। लड़कियां पढ़ तो ली, पर बड़ी माँ के कारण सही शिक्षा नहीं मिल सकी। लड़कियां सीखी तो सिर्फ स्वार्थ की परिभाषा ही। जब भी माधव परेशान होता तो अपनी परेशानी और दुख कविता से कहता। कविता उसका हमेशा सहारा बनती। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो बेटी की रूप में उसे स्वीकारे और उसके माता पिता बने। हार कर माधव ने सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। आखिरकार माधव की तपस्या ईश्वर ने सुन ली। एक परिवार ने माधव के रिश्ते की बात मान ली। दहेज में 8 लाख नगद, गाड़ी, इसके अलावा कपड़ा गहना और फर्नीचर तो था ही। माधव ने हामी भर दी, मरता क्या ना करता। माधव समय से और मन से हार चुका था। माधव ने शादी बैसाख में करना तय किया ताकि सब व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए। माधव के पास कुछ पैसे थे और उसने कुछ लोन ले लिया था। पहले वाली शादी का पैसा तो
लोन में डूब चुका था। फिर से बिंदु की शादी में लोन लेना पड़ा। गाड़ी उसने 2 पहिया ही खरीदी। जिस लड़के से उसने शादी तय की उसका नाम विक्रम था। वह एक प्राइवेट फर्म में कर्मचारी था। उसके पिताजी एक किराना सामान की दुकान देखते थे। वे लोग अच्छे खाते पीते थे। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ गए। राम और श्याम और उनकी बहुएं सबसे पहले आ गई। रेखा, सुरेखा और नीतू भी बिंदु की शादी में आ गई। बहुएं काम धाम करती थीं, पर शादी में पैसे की मदद न राम ने की और न श्याम ने। बिंदु उसके वर के लिए गले की चैन, अंगूठी माधव ने खरीदी। साथ ही बिंदु के लिए कान की बाली, पायल और बिछिया भी, और फर्नीचर, घर का सामान, बर्तन भी सब खरीदे। और बाद में बारात का स्वागत, इन सब में माधव के ऊपर कर्ज ज्यादा ही बढ़ गया। सुरेखा, नीतू, रेखा और सबके जमाई की विदाई करना माधव को ही था। बिंदु का वर विक्रम जितना सुंदर था उतना ही लालची किस्म का इंसान था। शादी के बाद माधव एकदम से टूट गया। सिंधु और नीलू भी अकेली हो गई थी। दोनों बहन को दीदी के जाने का दुख था। माधव ने थोड़ा राहत महसूस की कि चलो कृपा की एक जिम्मेदारी से तो मुक्त हुआ। अब तो सिंधु और ज्योति और नीलू ही हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो यह सब भी निपट जाएगा। माधव की बेटी ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी। माधव की इच्छा थी कि बेटी और बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में आए। वैभव और ज्योति पापा की परेशानी देखते हुए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वैभव बीटेक करने के बाद एमटेक करने लगा था। उसकी पढ़ाई में भी पैसे लग रहे थे। उसके लिए भी माधव ने शैक्षणिक लोन लिया हुआ था। अपने वेतन से दोनों लोनों का भुगतान करना उसने शुरू किया। वेतन का 1/3 पैसा घर खर्च के लिए बचता था। उसमें कविता की दवा और राशन पानी दोनों था। कविता कभी सब्जी बनाती तो दाल नहीं और दाल बनाती तो सब्जी नहीं। कविता घर के खर्च में कटौती करती। राम और श्याम ने सोचा अकेला चाचा काफी परेशान होंगे। उन्होंने अपनी माँ श्यामा से पूछा, माँ बोल चाचा की कुछ मदद कर दी जाए। श्यामा ने कहा, चुप रह, उनका पैसा के थोड़े ही ना कमी है। बिंदु की शादी में इतना खर्च कहाँ से कर लिए? उनकी आमदनी भी तो ज्यादा है और कमाते भी ज्यादा हैं। राम और श्याम माँ की बात सुनकर चुप हो गए। माधव भी अपने रिटायरमेंट के करीब आ पहुंचा था। वह प्रतिदिन सोचता रिटायरमेंट से पहले सिंधु और ज्योति की शादी कर दे। माधव के पास पैसे नहीं थे और अभी लोन के पैसे भी बाकी थे। इधर वैभव एमटेक फाइनल में था। माधव अब सिंधु के लिए वर देखने लगा था। लोन का कर्ज अदा करते करते माधव का रिटायरमेंट आ गया। रिटायरमेंट के बाद उतने पैसे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। माधव ने जो पैसे जीपीएफ से निकाले थे उसे काट कर ही पैसे मिले थे। एक जगह लड़का देखने गए जो एक सरकारी कर्मचारी था, अफसर था। उसका एक ही मांग थी, लड़की इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो हर क्षेत्र में सही से बातचीत कर ले। ज्योति में ये सारे गुण थे। माधव ने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं जो शादी के लिए योग्य हैं। एक हिंदी मीडियम से पढ़ी है, दूसरी अंग्रेजी माध्यम से। जो आपको सही लगे उसी के लिए बात करेंगे। लड़के वालों ने कहा, आप दूसरी लड़की के लिए बात आगे बढ़ाए। उन लोगों ने ज्योति का बायोडाटा ही पसंद किया। ज्योति को जो लोग देखने आए तो उनके विचार से ही वो मोहित हो गए। ज्योति भी नौकरी में आ गई थी। लड़के वाले की कोई डिमांड नहीं थी। आप लोग बस उनका यही कहना था कि बेटी को जो भी दे रहे हैं वही काफी है। आप एक योग्य लड़की मुझे दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। माधव ने ज्योति की शादी साधारण तरीके से करना चाही। माधव ने अपना विचार लड़के वालों के सामने रखा। वे लोग भी अच्छे विचारों को समझते थे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। ज्योति को भी गले की चैन, अंगूठी, बाली, पायल और बिछिया खरीदी और वर के लिए भी चैन, अंगूठी, घड़ी और कपड़े। माधव को वर को गाड़ी देने के लिए उतने पैसे नहीं थे। सिंधु का भी शादी करनी थी। शादी दोनों परिवारों की सहमति से जो साधारण तरीके से हुई, जिसमें दोनों परिवार और उनके रिश्तेदार शामिल थे। ज्योति का वर गौरव सुंदर, सुशील और सामाजिक था। शादी के बाद प्रति भोज किया गया। माधव ने ज्योति की शादी किफायती की, ये भी
फिर भी नौकरी के सारे पैसे उसमें लग गए। मात्र 2 लाख रुपए ही बचे। ज्योति की शादी में किसी भतीजे ने कोई मदद नहीं की। अब सामने थी सिंधु, उसके लिए भी वर देखा जाने लगा। जैसे तैसे एक जगह बात चली। लोग सिंधु की सुंदरता पर मोहित थे। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने एक कार, गृहस्थी के सामान के साथ साथ 10 तोला सोना देना था। लड़के का नाम रोहित था। वह बैंक में क्लर्क था। माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। घर परिवार ठीक होने के बाद इतनी व्यवस्था तो करना ही था जिसमें सिंधु की शादी हो जाए। यह भी माधव ने जो करनी थी, माधव की ही जिम्मेदारी थी। उसने खेत बेचने की सोची। यह बात जब श्यामा को पता चली तो श्यामा ने हंगामा शुरू कर दिया। श्यामा ने कहा, माधव तू देख, खेत बेचने की क्यों सोचता है? पहले जमीन की बंटवारा होगा और फिर जो तू पैसा अपने हिस्से से बेच और कहीं से भी कर। उस दिन पहली बार माधव ने भाभी के से जो मुंह खोलकर बात की थी, भाभी अगर हमारा पास इतना पैसा होता तो हम ये बात सोचते ही नहीं। मात्र हमारे पास 2 लाख रुपया है, इतने में सिंधु का ब्याह संभव नहीं है। श्यामा बोली, ठीक है, पहले जमीन का बंटवारा कर दे, फिर उसका विवाह कर देना। अभी इतने तक ही सीमित नहीं था। बिंदु का घर वाला विक्रम ने माधव से कहा, चाचा जी सुनो तनिक, जो ये खेत बेचने वाले हैं हमारे ससुर जी के हैं। उनके कोई लड़का तो नहीं था। उनकी तीनों बेटियों में ये बराबर दे दो, उसके बाद खेत बेचने की सोचना। माधव इतना थक चुका था कि कभी कभी सोचता, मैं नहीं रहता तो ठीक था। इधर श्यामा का कहना था जमीन के 3 हिस्सा लेगी, एक हिस्सा राम के, दूसरा हिस्सा श्याम के और तीसरा वैभव के होना चाहिए। इस बंटवारे की चर्चा में लड़की का नाम कहीं नहीं था। माधव अगर श्यामा की बात माने तो तीनों लड़कियां जो ब्याह नहीं होगा, अनब्याही रह जाएंगी, सिंधु, नीलू और बीनू। अगर विक्रम की बात माने तो तीनों लड़कियों को जमीन देना पड़े। माधव की आंखों की रात की नींद उड़ गई। माधव ने आखिर में समस्या का हल यही निकाला कि कृपा की बेटियों को उनके पिता की संपत्ति उनको मिल जानी चाहिए। उसने कोर्ट में अर्जी दी। घर में श्यामा ने हंगामा तो किया ही, पर लड़कियों का भविष्य देखते हुए माधव ने उनके पिता की जमीन में से तीनों लड़कियों को बराबर हिस्सों में बराबर बांट दिया। बिंदु के ससुराल वाले उस जमीन के मालिक हो गए। माधव ने सिंधु के ससुर से कहा, मैं बेटी के नाम से जमीन कर दिया हूँ, आप इसे बेचकर सब सामान ले सकते हैं या फिर जमीन रख सकते हैं। बारात का स्वागत मैं कर दूंगा। सिंधु के ससुराल वाले भी जमीन लेना उन्हें उचित लगा। माधव ने निश्चित तिथि पर सिंधु की शादी कर दी। बारात का स्वागत भी माधव ने बहुत अच्छे ढंग से किया। जो थोड़े पैसे थे उसमें सिंधु और दामाद को जेवर दे दिए। माधव का हाथ अब एकदम से खाली हो गया। भाभी के साथ रोज कलह का घर हो गया था। सुबह शाम श्यामा के तानों से माधव परेशान हो गया। इधर कुछ दिनों से श्यामा की तबीयत खराब चल रही थी। माधव से देखा नहीं गया। उसने अपनी भाभी के इलाज करवाई। दोनों लड़कों को खबर किया कि माँ बीमार है। दोनों लड़कों ने आकर माँ को लेकर चले गए। मात्र 6 महीने में वह अपने बेटे के पास नहीं रह सकी। 3 महीना राम के पास और 3 महीना श्याम के पास रही। दोनों बहुओं का स्वागत जैसे उन्होंने तानों से किया, वही सब बहुओं ने भी उसके साथ किया। 6 महीने बाद श्यामा वापस घर आ गई। खेती से जो अनाज मिलता था वह उसे ही खाती थी। माधव की एक जिम्मेदारी नीलू की शादी बाकी रह गई थी। नीलू के लिए भी वर देखना शुरू किया। नीलू के लिए भी एक अच्छा घर देखा। नीरज पुलिस इंस्पेक्टर का काम करता था। वे लोग भी गोरखपुर के रहने वाले थे। नीलू को भी माधव ने बीएड करा दिया था। माधव ने जैसे सब लड़कियों को जेवर दिया वैसे ही नीलू और उसके वर नीरज को भी दिया। जेठ के महीने में नीलू की शादी रखी गई। नीलू की शादी में रेखा, सुरेखा, नीतू, बिंदु और सिंधु सभी आई थी और उनके साथ उनके जमाई भी। माधव की यह आखिरी जिम्मेदारी थी। बारात का स्वागत अच्छे ढंग से किया गया। सब लड़कियों और दामादों को भी विदाई अच्छे ढंग से की गई, जिसमें कपड़े, मिठाई और फल थे। इन सब को पूरा करने में थोड़ी मदद वैभव ने भी की और माधव ने कुछ जमीन अपने हिस्से की बेची। इतने में ही श्यामा का मन नहीं भरा।
उसने माधव को फिर कहना शुरू कर दिया, 2 हिस्से की जमीन तू बर्बाद कर देगा। अब इस घर से बचा क्या है, इसको तू बेच दे तो हम भी रोड पर आ जाएंगे। माधव अपनी जिंदगी और अपने आप से तंग आ चुका था। राम और श्याम भी कह रहे थे, चाचा तुमने यह ठीक नहीं किया। माधव ने जो श्यामा को लेकर कोर्ट में गया और अपने हिस्से की जो जमीन थी वह उसने अपनी भाभी के नाम करा दिया। माधव ने कहा, भाभी जी, पिताजी के जमीन के जो तुझे ये मलाल ना रहे कि हम भाई जो तुम्हारे ऋणी हो चुके हैं, तो हम तुझे उस ऋण से आज चुका रहे हैं। अब हमारे पास ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा खेत। अब हम दोनों प्राणी हैं और इस गांव में को छोड़कर अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब तुम सब के सब इसमें खुशी से रहो। यह कहते हुए माधव कविता को लेकर घर से निकल गया। प्रतिष्ठित राम सज्जन का घर जो प्यार और अपनापन के लिए क्षेत्र में जो जिसके नाम की तूती बोलती थी, आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। दोस्तों, एक औरत जिसका नाम श्यामा था, उसने चाहती तो कहते हैं कि औरत ही घर को स्वर्ग बना देती है और औरत ही घर को बर्बाद कर देती है। एक औरत के गलत फैसले और एक औरत को रोक टोक नहीं करना, तो जो वह गलत फैसले लेती गई और घर बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा। एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, एक औरत चाहे तो घर को नरक बना दे। दोस्तों, यह बात जो 16 आने सच है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।